हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार। जो बिहार इतना गरीब स्टेट बन के रह गया है, उसके पीछे क्या क्या ऐसे कारण हैं कि जो बिहार इतना पीछे पिछड़ गया है। अगर आप बात करो तो एक टाइम पे बिहार इतना बड़ा सप्लायर था, जो साल्ट पीटर का सप्लाई था, जिसके बिना कोई भी बंदूक की गोली चल ही नहीं सकती थी। पर आज के डेट में ऐसा हो गया है कि बिहार को अपने लोगों को ही एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है। बिहार के पास में एक्सपोर्ट के नाम पे कुछ भी नहीं बचा है। तो ऐसा क्या रीजन है जो बिहार इतना इंडिया का सबसे पीछे का राज्य बन के रह गया है? तो आज की इस वीडियो में हम यही लोग देखने वाले हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत फ्री है पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चैनल बहुत टाइम से ग्रो नहीं कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पहले साल्ट पीटर नाम का जो गन पाउडर है वो सप्लाई होता था। इस साल्ट पीटर नाम के गन पाउडर की वजह से कोई भी इसकी सप्लाई की वजह से कोई भी बंदूक की गोली नहीं चल सकती थी। एक तरह से एग्रीकल्चर का पावर हाउस था कभी बिहार। और 1200 साल पहले जब कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी पूरे संसार में अवेलेबल ही नहीं थी, तब बिहार में जो मैन्युस्क्रिप्ट इतनी बढ़िया थी, वो थी नालंदा यूनिवर्सिटी के थ्रू। इतनी बड़े लेवल पे थी कि विदेशों के छात्र बिहार आके पढ़ते थे। और उसमें 9 मिलियन लाइब्रेरी अवेलेबल थी। जो उस लाइब्रेरी इतनी बड़ी हो गई थी कि इसमें एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और लॉजिक की इतनी अच्छी पढ़ाई होती थी कि बाहर के लोग भी नालंदा यूनिवर्सिटी में आके पढ़ाई करते थे। पर आज की डेट में ऐसा हो गया है कि बिहार के लोगों को ही खुद एक्सपोर्ट करना पड़ा है। बिहार को एक्सपोर्ट के नाम पे कुछ नहीं बचा है, और जो बचा है वो है सिर्फ उनके अपने लोग। आज की डेट में बिहार का जो लोग हैं, खाली वही दूसरे लोगों जितने भी इंडिया के स्टेट हैं वहाँ जाके एक्सपोर्ट करता है, और उनसे जो कमाई हो रही है वो उनकी मेजर कमाई बन के रह गई है। तो इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं कि आखिर बिहार का पतन कहाँ से चालू हुआ। अगर 1751 से 1764 तक की बात देखें, तो बैटर ऑफ प्रेसी और बैटर ऑफ बक्सर के बाद में एक 1965 में जब ये लड़ाई ख़त्म हो गई, तो 1965 में टैक्स कलेक्शन का एक नया नियम आया, जिसमें जितने भी लैंड ओनर थे उन पे 10 से 50% तक का टैक्स बढ़ा दिया गया था। अब ये पहले ये टैक्स था 10%, अब ये 10 से बढ़ा के कर दिया 50%। अब पर 1793 में लॉर्ड लॉर्ड कन्वीनियंस आए और उन्होंने एक नया ही टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। उन्होंने ये फिक्स कर दिया कि आपको कोई भी कंडीशन आए, मतलब फ्लड आए, फसल अच्छी ना हो, या कोई भी वहाँ पे बीमारी चल जाए, मतलब आप भी अगर आप गांव से हो तो आपको भी ये आइडिया होगा कि हर साल फसल अच्छी नहीं हो सकती। कब उस बीच में ऐसे कुछ ड्यूरेशन आते रहते हैं बीच बीच में, जिनमें फसल तो अच्छी नहीं होगी, और उसमें आपकी फसल नहीं अच्छी होने से आप ज़्यादा टैक्स नहीं दे पाते हो। पर अब तक का ये था कि जितने भी लैंड ओनर थे वो टैक्स एक फिक्स अमाउंट में जितना उनका होता था, उगाई होती थी, तो उससे जितनी कमाई होती थी उसका वो 50% तक टैक्स दे रहे थे। मतलब अगर 10,000 की कमाई हुई है पूरे साल में, तो वो उसमें 5,000 तक का गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे थे, 5,000 अपने पास रख रहे थे। अब हो क्या गया है, जो लॉर्ड कन्वीनियंस आए, इन्होंने टैक्स परमानेंट सेटलमेंट टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया। अब परमानेंट सेटलमेंट टैक्स के अनुसार अब बिहार के लोगों को 90% टैक्स देना होगा, और वो भी किसी भी कंडीशन पे। मतलब आपको फ्लड आए, उस या ज़्यादा बारिश आ जाए, या फिर फसल अच्छी ना हो, सूखा हो जाए, उससे उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। उनका फिक्स था। जिनके पास में 10,000 का अगर लैंड ओनर कर सकते हैं, वो लैंड ओनर हैं, और उसके बाद में 10,000 के बाद में उन पे 9,000 टैक्स लगेगा ही लगेगा। उसके बाद में जो करना है आप करते रहो, वो परमानेंट टैक्स लेके आ गए। इससे क्या हुआ, जितने भी बिहार के लोग हैं, क्योंकि फसल अच्छी नहीं होंगी, उनके पास जितनी भी सेविंग थी अब वो सारी जाने लग गई। अब सेविंग जाने लगी तो उनके पास में जितने भी बिहार के किसान थे उनके पास में कुछ बचा ही नहीं। और जब बचा नहीं तो धीरे धीरे करके वो लोग सारे गरीब होते चले गए। ब्रिटिशर्स आके यहीं नहीं रुके, उन्होंने उनको
इंडिगो और ओपियम जैसी फसल उगाने के लिए मजबूर कर दिया किसानों को, जो उस टाइम पे हाई पेइंग फसल थी। अब इंडिगो और ओपियम उगाने की वजह से जो फील्ड की ग्रोइंग कैपेसिटी थी, जिससे वो फसल उगा सकती थी, धीरे धीरे करके वो भी समाप्त हो गई। तो आखिर में क्या हुआ, उनके पास में वो कैश मार्जिन भी चला गया टोटल। अब ब्रिटिशर्स के यहाँ तक नहीं रुके, ब्रिटिशर्स इतने क्रूर थे तो उन्होंने क्या करा, और उनकी जब उनके पास टैक्स देने के लिए कुछ नहीं बचा तो उनकी ज़मीनें ही हड़पना चालू कर दिया। मतलब आप टैक्स नहीं दे सकते तो आप अब हमें अपनी ज़मीनें ही दे दो। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके उनकी जितनी भी ज़मीन थी, उनके पास ज़मीन भी छीन ली गई। पहले उनके पास टैक्स बढ़ा के 10 से 50% करा, फिर 50 से 90% कर दिया, और उसको बढ़ा के कर दिया परमानेंट सेटल कर दिया। परमानेंट सेटल मतलब आपको टोटल कुछ भी हो, आपको 90% देना ही देना है। आपकी फसल अच्छी हो नहीं हो, उनसे उनसे कोई मतलब नहीं है। जब वो उसको देने में सक्षम नहीं रहे, उनकी सारी सेविंग भी चलेगी, तो उनको ओपियम और इन ऐसे जैसे पदार्थों को उगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब मजबूर करने के बाद में उनको आपने, जब उनकी फील्ड की ग्रोइंग कैपेसिटी जो है, एग्रीकल्चर फार्मिंग कैपेसिटी है, वो चली गई है, तो उनसे उनकी ज़मीनें भी छिड़प ली। और जब 1970 में बंगाल फार्मिंग हुई तो उसमें लगभग 1 करोड़ लोग और मर गए। तो उस टाइम पे भी ब्रिटिशर्स ने कोई रिलीफ नहीं दिखाते हुए उन पे टैक्स बढ़ाना ही जारी रखा, उनको कोई टैक्स घटाने का नाम नहीं लिया, जिससे उन बिहार के किसानों का एकदम से कह सकते हैं कि दम तोड़ दिया गया है। तो कुल मिला के अब तक ये हो गया है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में अगर अब भर भर के पैसा जा रहा है, मतलब उसमें 10,000 के अगर कोई फार्म है, फार्मर है, उसने 11,000 की फसल उगाई है, तो 11,000 में से 10,000 तो एकदम ब्रिटिश गवर्नमेंट ही ले लेगी, जब और बाकी जो 1,000 रुपये वो जमींदार ले लेगा, और फार्मर जिसने वो फसल उगाई है उसके पास में कुछ भी नहीं बचेगा, उसके पास में बचेगी जीरो इनकम। अभी ब्रिटिशर्स यहीं नहीं रुके, उन्होंने क्या किया कि जितने भी इंडियन हैंडेड गुड्स थे, मतलब अगर कोई इंडियन हैंडेड गुड्स, अगर कोई कपड़े सिल रहा है या कुछ भी ऐसा बना रहा है, तो उस पे लगा दिया 80% ड्यूटी, और ब्रिटिशर्स के जो गुड्स थे उन पे लगा दिया 0% ड्यूटी। मतलब कुल मिला के ये हो गया कि इंडिया में ही जो इंडिया के प्रोडक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए, और ब्रिटिशर्स के जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए। इससे क्या हुआ, जो इंडियन के रीजन मार्केट थी, अपने कुछ बुनने का या ऐसे काम बहुत सारे करते थे, तो वो मार्केट का एक्सेस भी उन लोगों के पास से छीन लिया गया, और सारे वहाँ पे क्या बिकने लगे, ब्रिटेन के बने हुए कपड़े बिकने लगे, और पूरी तरह से वहाँ से इंडस्ट्री जो थोड़ा बहुत ग्रो कर रही थी, हमारा जो खुद का कल्चर होता है उसके थ्रू, उसको भी उन्होंने पूरी तरह से समाप्त कर दिया। और यही नहीं, और ये इस तरह से करके कुल मिला के आप ये देख सकते हो कि बिहार के पास से लगभग 200 करोड़ की लूट 1947 तक वो लोग कर चुके थे, ब्रिटिशर्स। अब यहाँ तक तो चलो ठीक था कि ये एक बंदे ने, ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने वो लूट मचाई है। अभी भी क्या बचा था, 1947 के बाद में जब देश इंडिपेंडेंट हो गया, तो बिहार के पास में अभी भी कोल था, आयरन था, और मिनरल रिच स्टेट अभी भी था। तो कुल मिला के उनके पास में अभी भी नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा भरमार थी, और लैंड तो उनके पास में थी ही। तो वो फिर भी एक तरह से चांस था कि वो लोग फिर भी दोबारा से रिच हो सकते हैं। तो अब जब रिच होने का चांस आया, तो अब इंडिया के रिसोर्सेज रिच स्टेट जो थे वो इंडिपेंडेंट के बाद में वो थे बिहार थे, वेस्ट बंगाल थे, उड़ीसा था, एमपी था। और जो पुअरेस्ट रिच रिसोर्सेज स्टेट थे, जैसे पंजाब हुआ, गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ। पर उसके बाद में भी खेला हो जाता है, उसके बाद में दूसरा खेला यहाँ से चालू होता है कि जो नेहरू गवर्नमेंट थी उसने सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी कि सभी को इक्वली आगे बढ़ना है, तो उसने कोई बिहार के लिए स्पेशल कुछ नहीं किया, तो जिसकी वजह से ये हुआ। अब जब आप